Hello everyone, my name is Amna from Loving School KPS Convent. So our school is providing you digital classes because we believe in our school vision, that is to educate a child for a meaningful life. So let's get started. Today we will start with class 12th History Part 1 Chapter 2, that is Kings, Farmers and Towns, Early States and Economies. Before starting the chapter, it is very essential to know the objectives of this chapter. Objectives of this chapter is Princip and Piyadasi, the earliest states and early empire, new notion of kingships, a changing countryside, towns and trade, and how our inscription deciphered. So after declination of हड़प्पन सिविलाइजेशन 1500 साल का एक टाइम पीरियड या टाइम गैप आया जिसमें बहुत सी डेवलपमेंट हुई। उनमें से डेवलपमेंट में सबसे पहला क्या था, 600 BCE से 600 CE के बीच में क्या क्या डेवलपमेंट हुई। पहला तो कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेद इसी टाइम पे कंपोज किया गया। एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स हुई। थर्ड, मेगालिथिक कल्चर डेवलप्ड इन साउथ इंडिया। मेगालिथिक है जो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर है उनका कल्चर, लाइक जब वो किसी को दफनाते थे तो उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर से एक निशानी या कुछ उस पर लिखवा दिया करते थे, तो उस कल्चर की डेवलपमेंट हुई। प्रिंसेप एंड पियादसी। अब प्रिंसेप यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप के नाम को दिया गया है, दर्शाया गया है, और पियादसी राजा को कहा गया। अब ये कैसे हुआ? 1830 के दशक में इंडियन इंस्क्रिप्शन साइंस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। दैट इज़ जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाल लिया। जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को डिकोड कर लिया, और ये लिपियाँ बहुत पहले के अभिलेखों और सिक्कों में पाई गई है, तो फिर उनको डिकोड करना भी बहुत आसान हुआ। और जेम्स प्रिंसेप ने एक बात देखी कि उन सिक्कों में, अभिलेखों में पियादसी नाम लिखा हुआ है। उस टाइम पे पियादसी उन्होंने जो लिखा हुआ है वो पियादसी किसको दर्शाया गया था? पियादसी राजा को दर्शाया गया था। प्रिय राजा को वो उस टाइम के लोग पियादसी कहते थे, तो पियादसी उन्होंने अपने राजा को संबोधित किया था। तो कई लेखों में उन्होंने देखा कि अशोक का नाम भी है, और जैसा आप जानते हैं मौर्य साम्राज्य में अशोक का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म में आप कह सकते सर्वत्र मतलब सबसे शक्तिशाली राजाओं में से अशोक एक था। द अर्लीस्ट स्टेट्स। अब जो प्रारंभिक राज्य थे तो उनमें सबसे पहले हम 16 महाजनपद की बात करते हैं। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म में दोनों में जनपद की बात हुई है, महाजनपद की बात हुई है। बट जनपद क्या होता है? ऐसा स्थल जहाँ पे कुछ लोग मिलके रहते हैं। और महाजनपद क्या होता है? एक बड़े पैमाने पे। तो महाजनपद बहुत सारे जनपद को मिलके महाजनपद बनता है। तो 16 महाजनपद थे, बट जैनिज्म बौद्धिज्म के अकॉर्डिंग अलग अलग थे, बट उनमें जो कॉमन मिले हैं वो कॉमन मिले हैं हमें वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। ये जो है हमें एक कॉमन मिले हैं, जो दोनों में इनका उल्लेख हुआ है, जैनिज्म में भी और बुद्धिज्म में भी। अब हम आगे देखते हैं, महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। तो महाजनपद, फोर्टिफाइड कैपिटल सिटी। सबसे पहले तो इनमें इनकी जो कैपिटल सिटी थी, हर महाजनपद की एक राजधानी होती थी, वो फोर्टिफाइड होती थी, मतलब किले से घिरी हुई। सेकंड, लार्ज आर्मी थी। थर्ड, ब्यूरोक्रेसी। अब उस आर्मी को शासन की भी ज़रूरत है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी था। और फोर, इस सब को चलाने के लिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलता था? वो था उनका रेवेन्यू सिस्टम। जो रेवेन्यू मिलता था उससे वो अपना फाइनेंशियल सपोर्ट अपनी लार्ज आर्मी को मेंटेन करते थे। अब धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र कह सकते हैं, उनमें ब्राह्मण्स ने संस्कृत में उल्लेख किया है एक राजा के कर्तव्यों का, कि राजा को अपने राज्य में ब्राह्मणिकल रूल्स कैसे फॉलो करवाने हैं, और ये देखना है कि वो ब्राह्मणिकल रूल्स फॉलो हों सही तरीके से, राजा को कैसे शासन करना है उसके बारे में इनमें लिखा गया था। तो 16 महाजनपद में कहा जाता है कि मोस्टली राजाओं का शासन था, एंड कुछ जो महाजनपद जिनके आगे संघ या गण लगते हैं वो ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा शासन किए जाते थे। जैसे कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध भी इन्हीं गणों से संबंधित
थे। और वज्जी जो है संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित उनके आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यानी कि कुछ ऐसे थे कि राजाओं ने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स को वो एरिया दे रखा था कि आप उस पर शासन करिए, हम आपको नोटिस करते रहेंगे। वो क्या करते थे, राजा की हेल्प करते थे, उस एरिया पे वो शासन करते थे, अर्थव्यवस्था चलाते थे और रेवेन्यू एज ए राजा को देते थे। पर राजा को जब ज़रूरत पड़ती थी तो वो आर्मी फोर्सेस भी अपनी उनको हेल्प कराते थे। तो एक तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल्स थे जिनको राजा ने एक पर्टिकुलर एरिया दे रखा था, वो उस पर शासन करते थे। और कुछ थे जो इंडिपेंडेंटली ग्रुप ऑफ पीपल्स वहाँ पे शासन करते थे। तो इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट महाजनपद जो निकला, जो फर्स्ट निकला, वो है मगध। आइए मगध के बारे में पढ़ते हैं। मगध अब 6th सेंचुरी से 4th सेंचुरी के बीच में देखा जाए तो मगध एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद के रूप में उभरा। अब ये क्यों उभरा, इसमें क्या विशेषताएं थी, मगध में ऐसी क्या चीज़ थी जो उसको इतना आगे लेके जा रही थी। These are some points. First, प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। मगध का जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था, मतलब वहाँ पे खेती बहुत अच्छे पैमाने पे होती थी। वहाँ की मिट्टी या कह सकते हैं उपजाऊ थी, जहाँ पे खेती अच्छे से हो पाती थी। आयरन और आयरन की खदानें थी वहाँ पे, जिससे उनको आयरन और प्राप्त था, जिससे वो अपने सेनाओं के लिए और बाकी चीज़ों के लिए आयरन की प्राप्ति कर सकते थे। एम्बिशियस किंग्स, महत्वाकांक्षी राजा थे जो अपनी नीतियाँ लागू करते थे जगहों में। फिर ह्यूज आर्मी, उनकी आर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, 2 लाख तो पैदल सेना ही थी। सेफ कैपिटल्स, उनकी जो कैपिटल्स थी वो पहाड़ियों से घिरी हुई थी और एक तरफ जंगलों से, तो जंगलों से अगर उन्हें चाहो तो वो हाथी या बाकी जानवरों को ले सकते थे। और बाकी उनके पास आयरन ओर थी, सब थी, और इनको मेंटेन करने के लिए उनके पास उनका रेवेन्यू सिस्टम था। अब वो ह्यूज आर्मी कैसे मेंटेन करते थे, अपने रेवेन्यू सिस्टम से। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मगध को आगे लेके गए। अर्ली एम्पायर, प्रारंभिक या आरंभिक साम्राज्य। तो इसमें हम मगध की बात करेंगे। मगध के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके बेटे थे बिंदुसार और जिनके पोते थे अशोक का, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे अशोक का। ये मौर्य साम्राज्य की संस्थापक थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने कौटिल्य यानी चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसको उनके बेटे बिंदुसार और उनके पोते अशोक ने आगे बढ़ाया। और अशोक के बारे में तो आप जानते हैं कितना ग्रेट किंग था वो। हमें किन सोर्सेस से पता चलता है मौर्य साम्राज्य के बारे में? पहला तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा था यानी चाणक्य ने लिखा था। सेकंड, बुद्ध राक्षस जो विश्वास दत्त ने लिखा था। तीसरा, इंडिका जो मैगथनीज ने लिखा था। मैगथनीज ने इसमें मौर्यन आर्मी के बारे में भी लिखा था। इम्पॉर्टेंट 5 पॉलिटिकल सेंटर्स कौन थे मौर्यन एम्पायर में? दैट इज तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, स्वर्णगिरी एंड इट्स कैपिटल पाटलिपुत्र। अब इसमें से तक्षशिला और उज्जैनी थे वो ट्रेड सेंटर्स के जो ट्रेड रूट्स होते ना, ट्रेड रूट्स उन पे पड़ते थे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे जो कि ट्रेड रूट्स पे पड़ते थे। और जो कर्नाटक जो है, कह सकते हैं कि स्वर्णगिरी है, जो कर्नाटक में सोने की खदानों को कहा गया है, तो वहाँ से उनको अपनी गोल्ड की नीड्स पूरी हो जाती थी। अब ये मौर्यन साम्राज्य इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि मौर्यन एम्पायर में भी बहुत सी खूबियाँ थी, जैसे कि हमने मगध के बारे में पढ़ा, सेम वही मौर्यन एम्पायर की खूबियाँ थी। एम्बिशियस किंग थे, प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर था उनका, एलिफेंट, उनको फॉरेस्ट उनके इतने अच्छे थे कि वो एलिफेंट और बाकी चीज़ें फॉरेस्ट रिसोर्सेज से वो उनको प्राप्त हो जाती थी। ह्यूज आर्मी थी उनकी। ह्यूज आर्मी कितनी थी? मौर्यन एम्पायर के 6 लाख फुट सोल्जर्स थे जो पैदल सैनिक थे। 30,000 कैवलरी थी, घुड़सवार थे, एंड 9,000 एलिफेंट्स थे। कहा जाता है कि उनके पास 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 एलिफेंट्स थे जो उनके पास उनकी सेना को शक्तिशाली बनाते थे। एंड दे मेंटेन देयर ह्यूज आर्मी बाय रेवेन्यू। और वो इन सबको कैसे मेंटेन करते थे? इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, इतनी बड़ी आर्मी, वो अपने रेवेन्यू सिस्टम से उसको मेंटेन करते थे। As you can see, this is
मौर्यन एम्पायर, ये जो भी शेडेड पोर्शन है ये मौर्यन एम्पायर है। और अशोकन इंस्क्रिप्शन हमें कहाँ से मिले हैं, इन जगहों से हमें अशोकन इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जिससे हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में और भी नॉलेज या सोर्सेज या चीज़ें पता लगती हैं। न्यू नोशन ऑफ किंगशिप, तो राजधर्म के अब न्यू सिद्धांत क्या थे। पहले तो चीफ्स एंड किंग्स इन साउथ में चीफ्स एंड किंग्स कौन कौन से, तो देखो किंग्स जो होते हैं वो अपना शासनकाल संभालते हैं। चीफ्स क्या होते हैं, जब वो किसी साम्राज्य किसी राज्य को किसी एक पर्टिकुलर इंसान को दे देते हैं जो वहाँ पे राज करता है और वो राजा को हेल्प करता है। यानी एक पर्टिकुलर एरिया का जो चीफ होता था उसको चीफ कहते थे, और उनकी एक चीफडम होती थी, एक राज्य होता था जिससे वह रेवेन्यू सिस्टम सब कुछ उससे रेवेन्यू लेते थे और राजा को देते थे। और अगर राजा को ज़रूरत पड़ती थी उस लड़ाई में तो वो अपनी सेना भी देते थे। जैसे चोलास, चेरास, पांड्यास है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला में। सातवाहन हो गए वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में। शाकाज हो गए वेस्टर्न इंडिया में, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। अब आ गए डिवाइन किंग्स। अब डिवाइन किंग्स थे, दैविक राजा क्या थे, एक राजा तो कोई दैविक रूप नहीं था, बट राजाओं ने खुद को दैविक बोल रखा था। रूलर्स आइडेंटिफिकेशन एज डाइटीज, रूलर्स क्या थे, खुद को राजा जो थे वो खुद को क्या करते थे, एक कह सकते भगवान का स्वरूप मानते थे। वो कहते थे कि हम भगवान का स्वरूप हैं। कोलोसियल स्कल्पचर्स ऑफ कुषाण रूलर्स के आप स्कल्पचर्स देख सकते हैं, कॉइन्स देख सकते हैं। टाइटल्स लाइक सन ऑफ गॉड, देवपुत्र, अपने जो राजा थे वो अपने नाम के आगे देवपुत्र जैसे टाइटल लगाते थे, जो ऐसा होता था कि राजा एक दैविक शक्ति है या देवों का स्वरूप है, जिससे कि उसके जो जनता थी वो उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं करती थी, उसके कार्यों में कोई विघ्न नहीं आता था। एज यू कैन सी इट इज़ ए कुषाण स्कल्पचर्स, जिससे वो राजा को एक देवताओं के स्वरूप के रूप में उनकी स्कल्पचर्स बनाते थे। सेकंड, कॉइन्स में आप देख सकते हैं राजा को देवताओं के स्वरूप में दिखाया गया है, जो एक हाथ से लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। Now we will discuss about गुप्त एम्पायर। तो गुप्त एम्पायर में काम कैसे चलता था कि दे डिपेंडेंट अपॉन सामंत के ऊपर डिपेंड रहते थे। लाइक राजा एक अपने एक पर्टिकुलर एरिया को एक पर्सन को दे देता था कि आप यहाँ पे शासन करिए और यहाँ पे जो भी सपोर्ट होगा, जो भी रेवेन्यू होगा कि आप मुझे दीजिए, आप यहाँ पे संभालिए। तो राजा का एक तरीके से काम बढ़ जाता था। पर कई बार क्या होता था, अब सामंत क्या करते थे, रेवेन्यू इकट्ठा करते थे और राजा को देते थे, और ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी सेना भी देते थे, मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे अगर वॉर की सिचुएशन होती थी तो। बट कई बार ऐसा होता था कि पावरफुल सामंत जो है ना, पावरफुल सामंत बिकम्स किंग, वो किंग बन जाते थे और राजा का महत्व कम कर देते थे। एंड फोर्थ, इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, प्रयाग प्रतिष्ठी जो संस्कृत में लिखी गई है हरिसेन के द्वारा, जिसमें गुप्त साम्राज्य के सबसे कह सकते हैं कि मुख्य शासक समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। अ चेंजिंग कंट्री साइड, अब वहाँ की जो देहात था उसमें क्या चेंजेस आए। फर्स्ट, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। पहला पॉइंट होगा इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का। उसमें क्या हुआ, शिफ्टेड टूवर्ड्स प्लो एग्रीकल्चर। पहले जो वो एग्रीकल्चर करते थे उससे वो अब वो हलों का उपयोग शुरू होने लग गया। यूसेज ऑफ आयरन टिप्ड प्लो, हल के आगे आयरन की टिप लगाने का यूसेज शुरू हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन मतलब पहले चावल के जो पौधे थे वो पानी में लगाते थे, फिर उनको जब वो एक पर्टिकुलर हाइट तक बढ़ जाते थे तो उनको वहाँ से हटा के ट्रांसप्लांट कर दिया जाता था ज़मीन पे। और हो एग्रीकल्चर इन हिली एरियाज़ में फावड़े से, जो हो होता है फावड़े से खेती या खुरपी से खेती करनी शुरू हो गई थी। अब रूरल सोसाइटी में क्या थे, पहला तो बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन वॉज अनइवन, जो बेनिफिट था प्रोडक्शन का वो अनइवन था, मतलब सबको समान नहीं मिल रहा था। सेकेंड, मोस्ट ऑफ द पीपल एंगेज देमसेल्व्स इन एग्रीकल्चर, बहुत से अलग अलग पेशे के लोग भी एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे थे, उनको यूज़ कर रहे थे, उस पर काम कर रहे थे।
अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है, 3 कैटेगरीज में थे। पहले तो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, जिनके पास कोई लैंड नहीं होता था, वो किसी के लैंड के अंडर जाके एज ए लेबर काम करते थे। दूसरा स्मॉल पीजेंट, जो छोटे पीजेंट होते थे जिनके पास छोटी सी ज़मीन होती थी, वो उस पर खेती करते थे। और तीसरे लार्ज लैंड होल्डर, जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, जो लेबर्स रख के उस पर काम करवाते थे। अकॉर्डिंग टू संगम टेक्स्ट, फर्स्ट लार्ज लैंड ऑनर्स, जिनको वो वेल्लार कहते थे, प्लर्स को वो उजावर कहते थे, एंड स्लेव्स को वो अदीमई कहते थे। नाउ लैंड ग्रांट्स। अब क्या था, लैंड ग्रांट्स क्या थे कि किसी को भी एक लैंड, पर्टिकुलर लैंड राजा दे देता था, ग्रांट कर देता था। अब उसको पहले तो रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन एज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, उसको इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड किया जाता था कि एज ए ट्रांजैक्शन राजा ने इस इंसान को ये लैंड दिया है। सेकेंड, मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन वॉज इन संस्कृत। उस टाइम के जो इंस्क्रिप्शन थे संस्कृत में थे, बस 7th सेंचुरी के बाद वो अदर लैंग्वेजेस में जैसे तमिल एटसेट्रा में भी लिखे जाने लगे थे। थर्ड, वुमेन डू नॉट हैव एक्सेस टू लैंड। वुमेन्स का लैंड पे कोई भी अधिकार नहीं था, पर हमें इसमें एक एक्सेप्शन दिखता है प्रभावती का, कि शायद वो कह सकते हैं कि वो क्वीन थी इसलिए उनको ये अधिकार था, या कोई भी रीज़न हो सकता है, बट उस टाइम पे वुमेन्स को ये अधिकार नहीं था। नाउ टाउन्स एंड ट्रेड। इन 6th सेंचुरी BCE न्यू अर्बन सेंटर्स इमर्ज। बहुत से न्यू अर्बन सेंटर्स आए थे। कैपिटल ऑफ महाजनपद जो थी वो अलॉन्ग लोकेटेड अलॉन्ग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि कह सकते हैं कि उज्जैनी हो गई, पाटलिपुत्र हो गई, ये कम्युनिकेशन के रूट के पास थी। थर्ड, उसके बाद है आर्टिफैक्ट डिस्कवर्ड। आर्टिफैक्ट्स में क्या मिले हैं, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, पॉटरी मिली है, जिससे पता लगता था कि कौन रिच फैमिली से है, क्योंकि ऑब्वियसली जो पॉटरी है जो रेयर मिलती है, जो रेयर तरीके से बनती है, वो रिच फैमिली के लिए आइडेंटिफाइड करते हैं। वैसे ऑर्नामेंट्स मिले, टूल्स मिले, वेपन्स मिले, इन सब चीज़ों से हम वहाँ के लोगों के बारे में पता चला। ट्रेड एंड कॉइन्स में क्या था, लैंड एंड रिवर रूट्स एक्सटेंडेड। लैंड और रिवर रूट्स के साथ ट्रेड किया जाता था। सी रूट्स जो थे वो अरेबियन सी से नॉर्थ एंड ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया, बे ऑफ बंगाल, साउथ एशिया एंड चाइना तक फैल गए थे। अब कॉइन्स एंड किंग्स देखा जाए तो कॉइन्स एंड किंग्स में हम देख सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें हुई थी। पहला तो एक्सचेंज वो डन बाय कॉइन्स। कॉइन्स जब व्यापार होता था, ट्रेड होता था, ऑब्वियसली एक मीड ऑफ एक्सचेंज चाहिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए जिससे कि व्यापार हो सके, तो वो मनी था, कॉइन्स थे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पंच मार्क्ड कॉइन्स इज मेड अप ऑफ सिल्वर एंड कॉइन। जो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे वो 6th सेंचुरी में सिल्वर और कॉपर के बनते थे। इंडो ग्रीक जो थे वो फर्स्ट थे जो रूलर की इमेज के साथ कॉइन्स प्रोड्यूस कर रहे थे। एंड फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वॉज इंट्रोड्यूस बाय कुशान। कुशान ने एक गोल्ड कॉइन फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था। These coins were identical to Roman Empire and Parthian of ईरान से आइडेंटिकल थे एंड रोमन कॉइन्स फाउंडेड इन साउथ इंडिया। तो ये कह सकते हैं कि साउथ इंडिया से रोम का बाय ट्रेड कनेक्शन था, बट बाद में ये ट्रेड कनेक्शन फेड हो गया क्योंकि 6th सेंचुरी के बाद वो दिखे नहीं। दैट्स वाई ऐसा लग रहा था कि शायद बाद में हो गया था। ट्राइबल रिपब्लिक्स ऑल्सो इशूड कॉइन्स। एंड द लास्ट, गुप्त कॉइन्स वर फेमस फॉर प्योरिटी। गुप्त कॉइन्स किस लिए थे? फेमस थे प्योरिटी के लिए। पर 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स गोल्ड कॉइन्स बहुत ही ज़्यादा फेड हो गए। या तो लोगों ने उनको एक्सचेंज की तरह यूज़ करने के बजाय रखना शुरू कर दिया, या फिर गोल्ड की कमी हो गई थी, या कुछ भी इसका रीज़न कह सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शन की लिमिटेशंस क्या? हमें इंस्क्रिप्शन मिली तो है, बस उसकी लिमिटेशन क्या है? तो फर्स्ट, लेटर्स आर वेरी फेंट। लेटर्स क्या थे? बहुत ही हमें फेंट मिले हैं। या तो वो इनग्रेव अच्छी तरीके से नहीं किए गए थे गहरे, या फिर उनको हल्का हल्का इनग्रेव किया गया था जिस वजह से वो एट द पीरियड ऑफ टाइम इतना लंबा जो समय तय करके आए तो हमें वो फेंट दिखते हैं, तो हमें उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। सेकंड, इंस्क्रिप्शन में भी डैमेज, या तो डैमेज हो जाती है, या गुम हो जाती है, या टूट जाती है, जिस वजह से हमें उसको समझने में दिक्कत होती है। और ज़रूरी नहीं कि हर बार उसका मतलब जो निकले वो सही हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल इन्फॉर्मेशन आर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन। और ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन इंस्क्रिप्शन पे रिकॉर्डेड हो। Thanks for watching. I hope you will understand all the aspects about king, farmers and towns. So subscribe to our channel for more details and more updates of the videos. You will be updated by our videos. So stay at home, be safe and study well. Bye. Take care.